आज है 6 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ओनली आईएएस ने एक नया इनिशिएटिव अवेल किया है विद द टाइटल ओनली पीसीएस। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग फुल्ली डेडिकेटेड हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन कई सारे लोगों का प्लान बी स्टेट पीएससी भी होता है और कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी तैयारी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं। तो उनके लिए जानकारी ज़रूर से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओनली पीसीएस के थ्रू हम कई तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे आपकी पीसीएस की तैयारी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि सीसैट की वहाँ पे प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाया जा रहा है। करंट अफेयर्स एक बड़ा इशू होता है स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन में। जो भी मटेरियल या बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से वो एग्ज़ाम के काफ़ी क्लोज आती हैं और फिर वो तैयारी हैक्टिक हो जाती है। तो हिंदी में उस तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए घटना विशेष नाम से एक इनिशिएटिव रन करता है जिसे आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स इंग्लिश में या बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बहुत ही बढ़िया चलता रहे उसके लिए एक इनिशिएटिव चलता है पीसीएस बूस्टर के नाम से, जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। और ये जो पीसीएस बूस्टर का इनिशिएटिव है एज यू कैन सी कि इसका नाम भी प्रीलिम बूस्टर की तरह ही है। तो इस इनिशिएटिव को ओनली पीसीएस चैनल पे मैं ही रन करता हूँ, तो ये भी आपके लिए मीनिंगफुल हो सकता है। आप एक बार इस पर निगाह डाल सकते हैं। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे प्रॉपर क्लासीफाई किया जाता है घटना विशेष में भी और पीसीएस बूस्टर में भी जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड टाइटल्स, बुक्स एंड ऑथर्स, और सबसे लास्ट में एक सेगमेंट होता है स्टेट स्पेशल या राज्य विशेष का। घटना चक्र के एमसीक्यू का इनिशिएटिव भी आपको वहाँ पर मिलता है। कई सारे राज्यों का जिला विशेष, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिला विशेष वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और कई सारे मीनिंगफुल इनिशिएटिव हैं जो पीसीएस का ये जो इनिशिएटिव है ओनली पीसीएस इसके थ्रू रन किया जा रहा है। तो अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आप इस चैनल को ज़रूर से विजिट करिएगा और देखिएगा कि वहाँ पर आपके लिए कुछ काम का है या नहीं है। इस चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ओनली पीसीएस एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक मैं वहाँ पे दे दूंगा। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती हैं, तो उसे भी आप वहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगर वो आपके काम का होता है तो आप ज़रूर से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में है, यानी कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स ने, जो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, इन सभी लोगों ने मिलकर प्लेज किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन या फिर एटॉमिक वेपन्स को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, और आने वाले भविष्य में किसी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 5 रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज इस प्रकार का प्लेज ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, दैट वाज न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन। ये सही बात है, परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी, महज तबाही मचेगी। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल केवल डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ही होना चाहिए। डिटरेंस का मतलब होता है डर या रोकथाम। इस आधार पर लड़ाई ना हो कि सामने वाले के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए कि बात न्यूक्लियर वॉरफेयर तक आ जाए। इसकी वजह से जो आने वाले भविष्य में युद्ध हैं वो रुकेंगे, ना कि बढ़ेंगे। बात करें एनपीटी की, तो एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे साइन किया गया था 1968 में और ये इफेक्टिव हुआ 1970 में। मल्टीलैटरल ट्रीटी है। मल्टीलैटरल ट्रीटी होने का मतलब ये है कि इसमें कई सारे देश एक साथ मिलकर आते हैं। इसके जरिए बेसिक 3 एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है। पहला तो है नॉन प्रोलिफरेशन, किसका? न्यूक्लियर वेपन्स का, कि हम उसके विस्तार को रोकेंगे। दूसरा है डिसआर्मामेंट, इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। और तीसरा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम केवल एनर्जी जनरेशन में करेंगे, पावर जनरेशन में करेंगे, ना कि युद्ध के लिए हम उससे बॉम्ब्स बनाएंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ग्रैंड बार्गेन कहा जाता है, जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके बीच और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके बीच। इसका रीजन क्या है, वाई वी आर कॉलिंग इट ग्रैंड बार्गेन, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज इसका एक बायसनेस का एलिमेंट आपको अभी दिख जाएगा। देखिए इंप्लीकेशन क्या है इन तीनों एलिमेंट्स की, वो ये है कि कोई भी स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करेगा, मतलब इस ट्रीटी के आने तक जिसके पास हैं उसके पास हैं। दूसरा ये कि स्टेट्स डिसआर्मामेंट परस्यू करेंगे, मतलब जो हथियार उनके पास हैं वो उन्हें कम करेंगे। और तीसरा है कि सभी स्टेट्स पीसफुल पर्पस से ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक प्रोविजन ये है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन स्टेट को डिफाइन किया है और यही सबसे कंट्रोवर्शियल है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी 1967 के पहले जिस भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन था
वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री माने जाएंगे, और उसके बाद कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बन सकती। मतलब बाकी सभी देश नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यहां पर ये बायसनेस आप समझ सकते हैं, मतलब कि उस समय केवल 5 ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, लाइक चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। मतलब ये 5 देश दुनिया में न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे और बाकी किसी भी देश को ये दर्जा नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से अगर कोई ऐसा देश जो एनपीटी को साइन करने के बाद न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करता है, वो एक इलीगल न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने वाली कंट्री बन जाएगी। ट्रीटी जो है वो इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी स्टेट पार्टी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल केवल पीसफुल पर्पसेस से किया जाएगा। स्टेट्स का रोल क्या होगा? जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये 5 देश जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो किसी भी अन्य कंट्री को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी ना तो ट्रांसफर करेंगे और ना ही उन्हें असिस्ट या इंकरेज करेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करें। दूसरा, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, जो इन 5 के अलावा हैं, वो किसी भी देश से न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेंगे और ना ही उन्हें मैन्युफैक्चर एक्वायर करेंगे, ट्रांसफर भी नहीं कर लेंगे किसी भी देश से। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो सेफगार्ड मेजर्स हैं उन्हें ऑप्ट करेंगे और उसके बेसिस पे ही अपने यहाँ कंट्रोल्ड मैनर में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे तैयार करेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया, जैसे कि इंडिया नहीं करेगा तो पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं करेगा, इजराइल ने भी इसे नहीं साइन किया है। इसका रीजन बिल्कुल साफ है। नॉर्थ कोरिया पहले इसका हिस्सा था, बाद में वो इससे बाहर आ गया, उसने ऑप्ट आउट कर लिया। साउथ सूडान जो कि एक नई कंट्री है, 2011 में ही एग्जिस्टेंस में आई है, इन्होंने भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो एनपीटी का इंडिया को साइन ना करने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, इन सभी लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री में आते हैं, तो ये इलीगल एक्वायरर हो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स के। तो ये बायसनेस किस बात की? मतलब आप में ऐसा क्या स्पेशल है कि दुनिया में केवल आप ही न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे और कोई नहीं रखेगा? और अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखे जाने हैं तो आप ही 5 क्यों लोग रखेंगे? मतलब आपको भी नहीं रखना चाहिए, सिंपल सी बात है ना, फिर कोई नहीं रखेगा। इंडिया का एकदम क्लियर स्टैंड है कि आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देंगे और हम एनपीटी साइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 5 देश भला इस बात पे क्यों राजी होंगे? सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के जरिए रेनफॉल हो रही है नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। इनफैक्ट अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अच्छी खासी बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे खूब सारे गर्म कपड़े पहनकर इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्या है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन में। एज यू कैन सी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडिया, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया को देख सकते हैं, और इसके आप थोड़ा सा और ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वहाँ पर रेनफॉल लेकर आते हैं। ये नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन होता है। देखिए, प्रेसिपिटेशन में केवल बारिश नहीं आती बल्कि स्नोफॉल और भी कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में एक काइंड ऑफ, देखिए, साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है जो क्रिएट होता है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में, और जब ये वेस्टर्ली विंड की चपेट में आता है तो ट्रेवल करते हुए इंडिया में एंटर कर जाता है। इनका जो डायरेक्शन होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, जो ओरिजिन का डायरेक्शन होता है वही इन्हें नाम देता है, यानी कि वेस्टर्न इनका ओरिजिन है, दैट्स वाई ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहे हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन्हें नाम दे दिया जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये यूजुअली जो मॉइस्चर कैरी करते हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में करते हैं, बिकॉज ये जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन बना होता है, तो यहाँ पे जो भी हवा गर्म होती है वो ऊपर उड़ जाती है, और हवा के ऊपर और मॉइस्चर कौन कैरी करेगा? गर्म हवा कैरी करेगी कि ठंडी हवा कैरी करेगी? ऑब्वियसली गर्म हवा मॉइस्चर कैरी करेगी। तो जो मॉइस्चर होता है वो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर बनने की वजह से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। जबकि अगर हम देखें ट्रॉपिकल रीजन में जो मॉइस्चर होता है वो हमें लोअर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब ये आते हैं तो ये हिमालयाज को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये नदर्न इंडिया में या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश कर देते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं विंटर सीजन में। स्पेसिफिकली देखिए, ये मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल लेकर आते हैं। अगर ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर फिर स्नोफॉल भी हो जाती है। विंटर में जो बारिश होती है या उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज यही होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही होते हैं। जो प्रेसिपिटेशन होती है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रबी क्रॉप के लिए, जो गेहूं की खेती होती है उससे इसको काफ़ी मदद मिलती है। 4 से 5 बार ये डिस्टर्बेंसेस रेनफॉल करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या नदर्न इंडिया में।
जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो डिपेंड करता है अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं वेस्टर्न सीजन में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी कहा है स्टेट्स को कि वो मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ और जानकारी साझा करें। ये काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जो कि आतंकवाद को रोकती है और आईबी के तहत काम करती है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत। कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत। मल्टी एजेंसी सेंटर को 2001 के दिसंबर में बनाया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पे, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बन सके और हम किसी भी प्रकार के इंट्रूजन को रोक सकें, हमें अच्छा इनपुट मिल जाए। ये इंटेलिजेंस जो भी कलेक्ट किया जाता है वेरियस एजेंसीज के द्वारा या पुलिस फोर्सेस के द्वारा, उसे एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। जो नेशनल लेवल का एमएसी है यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर है वो दिल्ली में लोकेटेड है और राज्यों में होती है इनकी एक अलग विंग जिसे एसएमएसी यानी कि स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर कहा जाता है। ये 24 घंटे में मीटिंग करते हैं और जो भी इनपुट्स इन्हें रिसीव होते हैं वो एमएसी को शेयर कर देते हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर डिफरेंट है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर से, यानी कि क्री मैक से। जो क्री मैक है इसे 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्री मैक का उद्देश्य यह है कि हीनियस क्राइम के संबंध में जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। तो आप मल्टी एजेंसी सेंटर को क्री मल्टी एजेंसी सेंटर से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स के बारे में है। क्रिप्टो करेंसी कौन सी बढ़िया है कौन सी खराब कैसे पता करें, इसके लिए अभी तो कोई इंडेक्स नहीं था। तो IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स इस प्रकार का इंडेक्स बन चुका है जो आपको बता देगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी अच्छी और कौन सी खराब है, या कौन सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मिंग और कौन सी लीस्ट परफॉर्मिंग है। सुपर ऐप क्रिप्टो वायर इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, नाम दिया है IC15। 15 इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज इसमें 15 क्रिप्टो करेंसीज को इवेलुएट किया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये जो वाइडली ट्रेड होने वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हीं के परफॉर्मेंस को या उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बना के मेजर करके इंडेक्सिंग कर देंगे। इसके जरिए लोगों को अवेयर किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इन्वेस्टर्स को भी बताया जाएगा कि ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कैसे वर्क करती है। कैसे डिसाइड होगा या IC15 कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। IC15 को बनाने के लिए एक इंडेक्स गवर्नेंस कमेटी तैयार की गई जिसमें डोमेन एक्सपर्ट, इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स और जो कई सारे एकेडमिशियंस हैं उन्हें भी शामिल किया गया। 1 जनवरी 2022 तक बिटकॉइन, इथेरियम, बिनाके कॉइन और सोलाना ये टॉप 4 पोजीशन पे रहे IC15 इंडेक्स में। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इस इंडेक्स में शामिल होने के लिए कुछ बेसिक बातों को पूरा करना होगा, जैसे कि दिन के भीतर उनके 90% जो लिस्टेड या फिर शेयर्स हैं क्रिप्टो करेंसी का जो पार्ट है वो ट्रेड हो जाना चाहिए। वो 100 सबसे ज्यादा लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज में से एक होनी चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वो टॉप 50 में होना चाहिए, तभी उसे इस इंडेक्सिंग की कैलकुलेशन में लिया जाएगा। कमेटी सेलेक्ट करेगी 15 टॉप क्रिप्टो करेंसीज को और क्वार्टरली बेसिस पे इन्हें रिव्यू भी किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IHU वेरिएंट ऑफ कोविड-19 के बारे में है। नए साल पर नई शुरुआत करते हैं, इस बात को कोविड-19 ने ज़्यादा सीरियसली लिया है। हम हो सकता है अपनी प्लेज या फिर अपनी जो भी हमने प्लान किया था उसे भूल जाएं, लेकिन कोरोना वायरस ऐसे बिल्कुल मूड में नहीं है। वो बिल्कुल नए नए तरीके से तैयारियां करके हमारे सामने आ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तहलका मचा ही रखा है। इस बीच एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है, दैट इज IHU। इसे नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट हॉस्पिटालो यूनिवर्स ट्रायर के नाम पे। एक्चुअली में ये फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, इसी तरीके से फ्रेंच में इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। फ्रांस में इसका केस आया, इसमें 46 म्यूटेशंस देखे गए हैं और 37 डिलीशन यानी कि नए जेनेटिक कोड्स देखे गए हैं। इसके जरिए इसके जो प्रोटीन के स्पाइक्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। इसे फ्रांस का जो इंस्टीट्यूट हॉस्पिटालो यूनिवर्सिटी है या IHU है, आप इसे सामान्य भाषा में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट कह लीजिए, उसी पे इसे नाम दे दिया गया है। इसका पहला नोन केस मिड नवंबर में आया था जब एक फ्रेंच इंडिविजुअल कैमरून अफ्रीका से लौटकर फ्रांस पहुंचे। अभी तो डजन ऑफ केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, डजन ऑफ केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और अभी तक कोई और केस तो फ्रांस के अलावा यहाँ रिपोर्ट नहीं किया गया है। सिचुएशन ओमिक्रॉन जितनी अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसका म्यूटेशन है वो रिसर्चर्स को ये इंसाइट कर रहा है कि वो देखें कि एग्जैक्टली क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं या ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओमीश्योर के बारे में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है एक टेस्टिंग किट को, जिसके जरिए हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है और नाम दिया गया है ओमीश्योर। आप श्योर हो लीजिए कि आपको ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी तक हम US बेस्ड एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी के द्वारा बनाए गए टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम इंडिया में बनाई गई टेस्टिंग किट ओमीश्योर का इस्तेमाल कर पाएंगे। SARS-CoV-2 के जीनोमिक्स कंसोर्टियम को बनाया गया है WHO के द्वारा।
एक एडिशनल न्यूज़ है जो इसी से जुड़ी हुई है, जिसके ज़रिए हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे SARS-CoV-2 का, यानी कि कोविड-19 का, जिसके ज़रिए हम उसका जीनोमिक डेटा कलेक्ट करके बढ़िया रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे और इसके जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीर विक्रम किशोर देबरमन जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है एक नया टर्मिनल बिल्डिंग को, जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है अगरतला में, वहां पर, ताकि कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके। बात करते हैं वीर विक्रम किशोर देबरमन जी के बारे में। ये त्रिपुरा के रूलर हुआ करते थे और माणिक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1908 में इनका जन्म हुआ था और ये सेकंड लास्ट किंग रहे त्रिपुरा के, जिन्होंने 1923 से लेकर 1947 के बीच में 1947 तक रूल किया त्रिपुरा को। इनके जाने के बाद इनके जो बेटे थे महाराजा किरित विक्रम किशोर देव बर्मन जी, उन्होंने अपने पिता को सक्सीड किया और वो एक नॉमिनल किंग के रूप में 2 सालों तक रूल करते हैं। उसके बाद त्रिपुरा इंडिया के रिपब्लिक में इन्वॉल्व हो जाता है। इन्होंने त्रिपुरा के डेवलपमेंट में कई सारे की रोल प्ले किए थे। हम वीर विक्रम जी की बात कर रहे हैं। इन्होंने प्रेजेंट डे में जो त्रिपुरा का आर्किटेक्चर है इनके द्वारा ही डेवलप किया गया था। 1939 में जो लोकल त्रिपुरा ट्राइबर्स हैं उनके लिए इन्होंने लैंड को भी रिजर्व किया और जो पहला एयरपोर्ट है त्रिपुरा में वो भी वीर विक्रम जी के द्वारा ही डेवलप करवाया गया था। जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है त्रिपुरा में उनके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एक एडिशनल जानकारी है ये। इसके जरिए त्रिपुरा में सभी घरों को टैप्ड वाटर देने की बात की गई है। हाउसिंग, आयुष्मान कवरेज, इंश्योरेंस, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड सभी इसका हिस्सा है। प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल, इस इनिशिएटिव के तहत त्रिपुरा के 100 एग्जिस्टिंग हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल्स को विद्या ज्योति स्कूल में कन्वर्ट करने का प्लान है, ताकि वहां पे एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़िया किया जा सके। 1.2 लाख स्टूडेंट्स नर्सरी से क्लास 8 तक के इसका हिस्सा होंगे और लगभग 500 करोड़ अगले 3 सालों में इस प्रोग्राम के तहत खर्च किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में है। रशिया जो है वो यूक्रेन के प्रति इस समय काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है। रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे लगभग 1,000 नहीं, ये नंबर 1 लाख का है। 1,000 क्या होता है? 1 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है टैंक्स और मिसाइल्स के साथ। एक्चुअली में बातचीत ये चल रही है कि यूक्रेन को मेंबरशिप दे दी जाएगी नाटो की। नाटो देखिए है क्या? नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का, जिसके तहत एक कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान होता है। इसमें अगर कोई भी एक देश के ऊपर अटैक करता है नाटो के, तो ये सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाता है और फिर वो कलेक्टिवली उस कंट्री को काउंटर करते हैं। एक बार यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बन गया तो यूक्रेन को नाटो का बैकअप आ जाएगा। इसी बात से डरता है रशिया और इसीलिए वो नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिले। एंड दैट इज द रीजन कि रशिया अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पर दबाव बनाने के लिए और अपनी हॉस्टिलिटी को बढ़ाता जा रहा है। जो नाटो है इसे 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से बनाया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। एट दैट टाइम इसका मेन ऑब्जेक्टिव यूएसएसआर को काउंटर करना हुआ करता था। ओरिजिनली इसमें 12 देश थे, खैर अभी तो ये संख्या 30 हो चुकी है। इसमें सबसे लेटेस्ट मेंबर जो 2020 में ऐड हुआ दैट वाज नॉर्थ मैसिडोनिया। जानते रहिएगा, नॉर्थ मैसिडोनिया सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो नाटो में ऐड हुआ। नाटो की मेंबरशिप किसी भी यूरोपियन स्टेट के लिए ओपन है जो ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। वैसे तो इनिशियली ये यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए आया था, लेकिन यूएसएसआर के बिखर जाने के बाद उसके जो 3 स्टेट्स निकल के आए, 3 देश निकल के आए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, वो वर्तमान में नाटो का हिस्सा हैं। ये भी जानकारी है। रिवीजन करते हैं। ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी, इंडिया ने इसे 2017 में ज्वाइन किया। गलत है, इंडिया ने इसे कभी भी ज्वाइन नहीं किया है। वीर विक्रम किशोर देबरमन ये त्रिपुरा के माणिक्य डायनेस्टी के रूलर रहे हैं, दैट्स ट्रू। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, गलत है। ओरिजिन पॉइंट को लिया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट में जाता है। IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स इसे सुपर ऐप क्रिप्टो बायर ने लॉन्च किया है, दैट्स ट्रू। नाटो हेडक्वार्टर्ड है वाशिंगटन डीसी में, गलत है। अभी हमने देखा था कि ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ओनली पीसीएस चैनल को आप एक बार विजिट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। इस सेशन की पीडीएफ आपको ओनली IS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करिए। ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।